Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the third part of CBSE class 10 History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. Today we are going to study about the revolutionaries. Okay, so let's start. During the years following 1815, the year of repression drove many liberal nationalists underground. कह रहा है 1815 के बाद रिप्रेशन का फेयर ऑफ रिप्रेशन जो है वो जो है बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को जो है अंडरग्राउंड कर दिया. रिवोल्यूशनरीज एट दिस टाइम मीट ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. इस समय जो है रिवोल्यूशनरी जो है वो एक कमिटमेंट बन चुका था मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज करने का और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ने का ये एक कमिटमेंट बन चुका था. गियुसेप्पे मैज़िनी ये जो है जेनेवा में इनका जन्म होता है 1807 में. ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी. तो गियुसेप्पे मैज़िनी जो है इसका जन्म होता है 1807 में जेनेवा में. ये जो है एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन जाता है कार्बोनरी. उसका नाम था सीक्रेट सोसाइटी नाम था कार्बोनरी. ही वॉज सेंट इनटू एक्सिल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगोरिया. ये जो है लिगोरिया में एक बार रिवोल्यूशन करने का कोशिश करता है जिसकी वजह से इसे जो है 1831 में एक्सिल में भेज दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है. मैज़िनी बिलीव डैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. सीक्रेट सोसाइटी वेयर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड. तो मैज़िनी का जो है बिलीव था कि गॉड जो है वो नेचुरल यूनिट्स के द्वारा मैनकाइंड के लिए देश को बनाया है. सीक्रेट सोसाइटी जो है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में सेट हो चुके थे. मीटरनिक डिस्क्राइब्स हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. तो मीटरनिक नाम के यहाँ पे एक नाम दिया है. उन्होंने मैज़िनी को के बारे में कहा है, मैज़िनी को डिस्क्राइब किया है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. ठीक है, तो ये जो है उन्होंने इसे डेंजरस एनिमी कहा था सोशल ऑर्डर के लिए. अगला टॉपिक है हमारा द एज ऑफ रिवोल्यूशन. एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848. 1830 से लेकर के 1848 का समय और इसमें हम लोग को पढ़ना है एज ऑफ रिवोल्यूशन. एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. तो कह रहा है कंजर्वेटिव जो थे वो जो है अपने पावर को बढ़ा रहे थे. लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये जो है धीरे धीरे ये भी अपने पावर को बढ़ा रहे थे और बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे रीजन्स में इन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, जैसे इटालियन और जर्मन स्टेट्स में. इसके अलावा फिर ऑटोमन एम्पायर में ऑटोमन एम्पायर के बहुत सारे प्रोविंस में, फिर इसके अलावा आयरलैंड में और पोलैंड में भी. व्हेन द फ्रांस स्नीजेस मैटरनिक ऑन्स रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. ठीक है, तो एक बार मैटरनिक ने जो है एक बार ये कहावत कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को जो है सर्दी लग जाती है. ओके, तो कह रहा है व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी लग जाती है, मतलब सारे यूरोप जो है फ्रांस से ही जुड़ा हुआ था. एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. कह रहा है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ यूरोप का, ये जो है ये एक ऐसा घटना था जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स को लाने का काम किया. ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी. 15वीं शताब्दी से ही जो है ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था. ग्रीक्स लिविंग इन एक्सिल एंड आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथाइज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर. ग्रीक्स जो है वो एक्सिल में था और बहुत सारे वेस्ट यूरोपियंस जो देश थे वो जो है ग्रीक कल्चर से सिंपैथाइज रखते थे, यानी उसके साथ जो सहानुभूति रखते थे. अगला आता है हमारा टॉपिक द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. तो रोमांटिक इमेजिनेशन
यानी रोमन से जुड़ा हुआ जो इमेजिनेशन हम लोग को पढ़ना है, और नेशनल फीलिंग के बारे में देखना है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो कह रहा है कि नेशनलिज्म का जो है डेवलपमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध लड़ने से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने से नहीं आया। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। तो कल्चर जो है वो बहुत बड़ा रोल अपनाया, यानी किसी देश में जो है राष्ट्रीयता का भावना, ये जो आइडिया जो लाया, ये जो है सिर्फ युद्ध करने से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने से नहीं है, बल्कि कल्चर ने भी जो है बहुत बड़ा रोल निभाया था। जैसे कल्चर में हम कहते हैं आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चर मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiments। रोमांटिसिज्म के बारे में देखते हैं, एक कल्चर मूवमेंट था जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के रूप में जो है लाने का काम किया। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे वो लोग जो है जनरली क्या करते थे, वो लोग ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस, यानी वो लोग जो है साइंस और रीजन्स इसको जो है क्रिटिसाइज़ करते थे, इस बातों को वो लोग नहीं मानते थे, और वो सिर्फ इमोशंस, फीलिंग्स, इंस्टीट्यूशंस इसी के उससे वो ध्यान में रखते थे, इसी का प्रचार प्रसार वो करते थे। अदर रोमांटिक्स वेयर थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। दूसरा रोमांटिक्स की बात करते हैं तो वो जैसे था फोक सॉन्ग था, फोक पोइट्री था और फोक डांसेस था, जो किसी नेशन का स्पिरिट कहलाता था। नेशनल फीलिंग्स वेयर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। नेशनल फीलिंग्स जो है लोगों के बीच में अगर जिंदा रहा तो वो म्यूजिक और लैंग्वेज की वजह से वो जिंदा रहा। करोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल्स थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, turning folk dances like the Polonaise and the Mazurka into nationalist symbol। तो करोल कुरपिंस्की जो है उन्होंने क्या किया, नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया अपनी म्यूज़िक के द्वारा। उन्होंने फोक डांस को जो है पोलोनाइज और मजूरका में नेशनल सिंबल में उन्होंने बदल दिया था। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। अगर हम नेशनल सेंटिमेंट्स की बात करें कि राष्ट्रीयता की भावना कैसे जगी, तो इसमें जो है लैंग्वेज भी जो है बहुत ज़्यादा रोल निभाया था, बहुत ही अहम रोल निभाया था। तो लैंग्वेज की वजह से भी क्या हो गया था, नेशनलिस्ट लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जगी थी। रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। रशियन लैंग्वेज जो है हर तरफ जो इम्पोज कर देगी, यानी हर किसी को जो है रशियन लैंग्वेज बोलना ही पड़ेगा, ताकि एक भाषा बोलने से क्या होगा, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगेगी। मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वीपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। बहुत सारे जो है पोलैंड के क्लर्जी लोग जो है वो लोग क्या करने लग गए, अपने लैंग्वेज को जो है हथियार के रूप में यूज़ करने लग गए, नेशनल रेसिस्टेंस के रूप में। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वेयर पुट इन जेल। इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे प्रीस्ट और बहुत सारे बिशप्स को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है और फिर उन लोगों को साइबेरिया भेज दिया जाता है। ठीक है, एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियंस। अब अगला है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। नंबर 1, द 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का जो समय था वो यूरोप का बहुत ही इकोनॉमिक हार्डशिप का समय था, यानी उस समय जो है मंदी चल रही थी यूरोप में। नंबर 2, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population। 19th century का जो पहला हाफ सेंचुरी था वो जो है उस समय जो है यूरोप का आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। नंबर 3, इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि बहुत सारे कंट्री में जो ऐसा हाल था कि वहाँ पर जॉब से ज़्यादा जॉब खोजने वाले लोग थे। ओके, यानी एम्प्लॉयमेंट कम था, जॉब कम थे, लेकिन जॉब खोजने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। नंबर 4, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम।
गांव से लोग जो है वो गांव से लोग शहर की तरफ जाने लग गए और वहाँ पे जा कर के वो लोग बसने लग गए। अगला था फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। तो इसी से क्या होता है कि पेरिस में फूड की कमी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है और लोग जो है रोड पे निकल आते हैं। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक guaranteed suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work। नेशनल असेंबली क्या करता है, ये रिपब्लिक का निर्माण करता है और ये 21 वर्ष से ऊपर के उम्र के जितने भी मेल्स थे सबको वोट देने का अधिकार देता है और सबको जो है राइट टू वर्क का गारंटी लेता है। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them order of finished textile। तो इससे पहले जो है 1845 में जो है सिलेसिया के वीवर जो है वो लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे जो उन लोगों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे और उन लोगों को फिनिश टेक्सटाइल भेजना पड़ता था। On 4 June at 2 PM, a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractors demanding higher wages। तो 4 जून दोपहर के 2 बजे के बाद है एक बहुत जो है लार्ज क्राउड जो है वीवर्स का बहुत बड़ा जत्था वो जो क्या होता है एक जगह अपने घर से बाहर निकलता है और मार्च करते हुए वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशन के सामने जमा हो जाते हैं और अपने लिए हाई वेजेस के डिमांड करने लग जाते हैं। The contractors fled with his family to a neighboring village which however refused to shelter such a person। तो कॉन्ट्रैक्टर जो क्या होते हैं वो अपने फैमिली के साथ जो है भाग जाते हैं और भाग करके पड़ोसी गांव में चले जाते हैं। He returned 24 hours later having requisitioned the army। वो लोग जो है 24 घंटे के बाद वापस चले आते हैं लेकिन अपने साथ आर्मी भी ले आते हैं। In the exchange that followed 11 weavers were shot। और इसमें क्या होता है 11 वीवर्स को गोली से मार के उड़ा दिया जाता है यानी गोली मार दी जाती है। ओके तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।